हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक्स में, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एलिफैटिक्स में कैसे होता है, एरोमेटिक में कैसे होता है, पूरा पढ़ा है। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन के पहले के बी पार्ट में, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे एसिड रिएक्शन या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है या बेंजीन रिंग में होता है। तो इसी को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन आर इजीली पॉसिबल बिकॉज in it H plus ion replaced by electrophile in presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3 FeCl3 or sometime protonic acid H2SO4 as a catalyst. Electrophilic substitution reaction mainly takes place in three steps. First step, formation of electrophile. Second step, attacking of electrophile to form a sigma complex as an intermediate or carbocation intermediate. And final step, to remove H plus ion by conjugate base टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। तो जो हम लोग लुईस एसिड को एज ए कैटालिस्ट लेते हैं तो वो फर्स्ट स्टेप में कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है और वही फाइनली H प्लस आयन को निकालता है तो और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। पहला ट्रांजिशन स्टेट जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, बॉन्ड अटैकिंग या बॉन्ड फार्मिंग होता है। दूसरा हमारा ट्रांजिशन स्टेट तब बनता है जब हमारा H प्लस आयन निकलता है। तो इस प्रकार इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट भी बनते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसको एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने माना कि मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और इस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये स्वयं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। लेकिन अगर हम इस पर कोई ग्रुप लगा दें, जैसे NO2 लगा दें जो कि -I-M होता है, ये माइनस या -I-M अर्थात इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेगा तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। यही कारण होता है कि बेंजीन रिंग पर रिएक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमेशा ऐसे बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में पाया जाता है जहाँ पर +I और +M के ग्रुप लगे हों। जैसे ये +M है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पर अटैक कर पाएगा। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को +I और +M से ही बढ़ाया जा सकता है। तो अगर उस पर -I या -M के ग्रुप लगाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये जो 3 स्टेप होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, ये पहला स्टेप है जिसमें H2SO4 HNO3 से रिएक्शन कर रहा है। अब इसको हम लोग इस डिजिटल बोर्ड में देखेंगे। तो H2SO4 ये, अब H2SO4 में H2SO4 जो होता है, H2SO4 और HNO3 में H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एसिड वह होते हैं जो H प्लस आयन को देते हैं। तो ये अपना H प्लस आयन जो है वो यहाँ पे देगा और यहाँ पर देगा तो ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस पे माइनस और इसके ऊपर प्लस, तो NO2 प्लस आ गया और NO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये निकल जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो फर्स्ट स्टेप में हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल को
जो NO2 प्लस हमारा बना हुआ है, हम लोग इस रिंग पे अटैक कराएंगे और ये प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज जो है ये P है और ये पाई है, तो यहाँ पाई P कंजुगेशन होगा, मतलब ये बॉन्ड ऐसे फिर ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ और ये NO2 यहाँ। अब ये फिर से ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड का डायरेक्शन हमेशा एक साइड में होना चाहिए, प्लस यहाँ पर डबल बॉन्ड ये NO2। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। तो ये सेकंड स्टेप हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है स्टेप नंबर सेकंड। तो अब नेक्स्ट जो है वो है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा NO2 है प्लस था यहाँ पे, तो थर्ड स्टेप में हमारा जो HSO4 माइनस जो कि कंजुगेट बेस के रूप में कन्वर्ट हो गया है, अब ये जो ग्रुप है यहाँ पर, क्योंकि ये जो NO2 है उसके NO2 -I -M होता है, उसके बगल के कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक भी हो गया है, तो ये इसके H को निकाल लेता है। तो ये H को निकालेगा तो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये फिर से डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। तो ये यही 3 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप ही सब में अलग होता है, बाकी दूसरा तीसरा कॉमन रहता है, क्योंकि दूसरे में आप अटैक करा के उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। थर्ड स्टेप में जो हमारा कंजुगेट बेस बनता है उससे हम H+ आयन को निकाल के एक बार फिर से इसकी एरोमेटिसिटी को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को नाइट्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म हुआ जो कि 3 स्टेप में हमने आपको समझाया। अब यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट की बात कर लें कि ट्रांजिशन स्टेट इसमें कैसे बनता है। तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर हम इसका फिगर ये, तो एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो हमें इस प्रकार ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल देखिए पहले स्टेप में रिएक्शन किया, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो इस पे जुड़ रहा है, जो ये जुड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में ऐसे माइग्रेट करता है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ रहा है और H तो यहाँ पे है ही, तो इस जो बॉन्ड फॉर्मेशन पहले स्टेप में हो रहा है उसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट 1 बोलते हैं। अब ये H जो है जुड़ गया, तो ये इस वाले फॉर्म में आ गया, क्योंकि जुड़ गया तो स्टेबल हो गया। अभी स्टेबल नहीं था तो एनर्जी ज़्यादा थी, जैसे स्टेबल हुआ एनर्जी कम हो गई है। अब फिर क्या है अगले स्टेप में, ये जो H+ आयन है जो हमने आपको मैकेनिज्म में समझाया है, उसमें H आयन अब निकलना शुरू करेगा, क्योंकि कंजुगेट बेस उसको निकालेगा। अब निकालेगा तो उस केस में ये जो है ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में बनेगा तो उस तत्पश्चात जब ये H+ आयन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर देगा और एक बार फिर से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ये उसका ग्राफ है या इसका वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। अब कुछ रिएक्शन हम भी देख लेते हैं। तो जैसे अगर HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में होगा, जो कि हमने आपको मैकेनिज्म पीछे बताया है, तो उसको हम लोग नाइट्रेशन बोलेंगे। यहाँ NO2 आ गया। अगर Br2 या Br3 मतलब अगर X2Fe(X3) रहेगा, X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमिनेशन। तो पहला स्टेप देखिए, हम आपको पहला स्टेप समझा दे रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेप ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंट होता है, बाकी दूसरा और तीसरा लगभग कॉमन होते हैं। तो अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और FeCl3 का लुईस एसिड होता है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ये Cl2 रहता है, Cl रहता है, Cl2 रहता है ये, तो एक क्लोरीन ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये FeCl4 और Cl के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो अगर इसको हम ऐसे करें Cl, तो जब ये इसके ऊपर ये इसके
क्लोरीन इसकी तरफ जाता है तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये इसको ले लेगा और ये बना देगा FeCl4 जो कि कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया, और क्लोरीन निकल जाता है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये हमारा हेलोजिनेशन था। बाकी सेकंड स्टेप में क्लोरीन अटैक किया है, बाकी वैसे ही कंजुगेशन होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है। फिर तीसरे स्टेप में जो FeCl4 माइनस है वो H+ को निकल के HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में हो जाता है। FeCl3 जिस फॉर्म में गया था उसी फॉर्म में बाहर निकल आता है। मतलब FeCl3 यहाँ पे लुईस एसिड कैटालिस्ट का काम करता है। तो कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, कभी रिएक्शन का पार्ट नहीं होते हैं। तो FeCl3 फाइनली निकल जाएगा और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। तो वैसे Cl2 FeCl3 है तो क्लोरीनेशन होगा। अब यहाँ पे HOCl और H+ और सिल्वर के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये भी क्लोरोबेंजीन या क्लोरीनेशन कहलाता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो यहाँ 2 मोल कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं, इसको H2SO4 में कैसे आप इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि सेकंड स्टेप देखिए कॉमन है, और जो कॉमन है उसको तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये है, अब दोनों एक ही नेचर के हैं तो कोई भी H निकलेगा तो ये H2O पानी के रूप में निकल जाएगा, और ये बन जाएगा HSO4 माइनस प्लस ये SO3H प्लस। तो ये बन गया कंजुगेट बेस और ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये बना हुआ है, तो ये जो H2SO4 का एक मालिक्यूल था, इसमें एक ने H+ दिया, ये OH दिया था, OH माइनस निकला तो प्लस निकला था। अब प्लस और माइनस के बीच में यहाँ बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड जब बनेगा तो देखिए इसको हम ऐसे यहाँ दिखा रहे हैं, प्लस हो जाता है। प्लस के कारण ये ऑक्सीजन जो है H को निकाल देता है। तो ये तो कहने का तात्पर्य हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे प्लस माइनस डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ये होता है SO3 कहिए या S के ऊपर प्लस O के ऊपर माइनस, क्योंकि IIT के एग्जाम में पूछा गया था इलेक्ट्रोफाइल यहाँ SO3 होता है, SO3H+ नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको बताने का मेरा यही मतलब था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है, जिसमें S के ऊपर प्लस और O के ऊपर माइनस। तो ये फर्स्ट स्टेप है। बाकी सेकंड स्टेप में अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और थर्ड स्टेप में फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सल्फोनेशन कहलाता है। ये है एल्किल हैलाइड को जब AlCl3 से कराएंगे तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अब मैं आपको फिर से वही जो फर्स्ट स्टेप है वही समझा दे रहा हूँ, बाकी सेकंड स्टेप सेम वैसे रहते हैं। तो AlCl3 के प्रेजेंस में कराया जा रहा है, तो AlCl3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेस दिखेगा तो ये इस पर अटैक करेगा। AlCl3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये प्लस आएगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चल रहे हैं, इसी को आप लोग याद रखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चलें तो देखिए ये बन जाएगा CH2, लेकिन आप देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और आपको मालूम है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये H+ यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, ये रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, प्लस इधर आ जाएगा और H+ इधर आ जाएगा। तो ये हमारा, तो ये है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी होता है, और रीअरेंजमेंट होके वो जो एल्किल हैलाइड है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको जब हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद इसको अगर एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे H3PO4 से, तो ये आपका ये बॉन्ड बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे एल्किल हैलाइड की जगह एसिल हैलाइड ले लेंगे तो इसे
एस्टिलीकरण कहते हैं, एस्टिलिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर इसका भी हम लोग मैकेनिज्म देखें एक बार, CH3 COCl प्लस AlCl3, तो AlCl3 का काम तो यही है क्लोरीन को निकाल लेना। ये प्लस है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस। तो ये वाला जो CH3COO प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक एक रिएक्शन बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये CH3CO प्लस अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और दूसरे स्टेप में वो रिएक्शन करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाएगा और फाइनली जो AlCl4 है वो H प्लस आयन को निकाल कर ये HCl के रूप में निकल जाएगा और AlCl3 के रूप में वो अपने अलग निकल जाएगा, क्योंकि AlCl3 केवल कैटालिस्ट का काम कर रहा है, वो रिएक्शन का पार्ट नहीं होता है। तो ये इसको बोलते हैं एस्टिलिफिकेशन। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम है गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस और एक है गटरमान कोच सिंथेसिस। तो गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात करें तो गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस तब होता है जब HCN और HCl को AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल से रिएक्शन कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे HCl है, HCN है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस वाले पर ये H प्लस चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और जो हमारा AlCl3 वो इस क्लोरीन को लेकर कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये HCN जो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है वो इस पर अटैक करेगा, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उसके बाद जो प्लस माइनस के बाद जो कंजुगेट बेस है वो H प्लस को निकाल के फिर ये इस फॉर्म में आ जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये दो बॉन्ड बनाएगा और दो बॉन्ड बनेगा तो एक कार्बन पर 2 OH होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कंसेप्ट है कि कभी भी कार्बन पर 2 OH नहीं होता है, तो 2 OH होगा, 2 या 2 से अधिक होगा तो वहाँ पानी निकल जाता है। तो जब ये पानी निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाता है जिसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। तो गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। यहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है तो यहाँ पर HCN, HCl और AlCl3 लिया जाता है और उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यहाँ पे और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर एक स्टेप ये बढ़ गया है, बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के जैसे है। फर्स्ट स्टेप में अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, दूसरे में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट आर सिग्मा कॉम्प्लेक्स और तीसरे स्टेप में कंजुगेट बेस H प्लस को रिलीज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप हाइड्रोलिसिस का बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जब किसी बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर दो केस हमने लिया है कि अगर वेन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब -I या -M का ग्रुप रहेगा, तो आप देख रहे हो ये -I -M का ग्रुप है और -I -M को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिंग से बाहर की तरफ खींचेगा। तो आप देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर खींचेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो आर्थो है वहाँ पे प्लस आ रहा है और ये देखिए ये जब बॉन्ड टूटा तो यहाँ भी प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस। तो यहाँ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक बात समझ में आई कि आर्थो और पैरा पर प्लस होता है। तो कहने का तात्पर्य है जब भी बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा और उस पर -I -M लगा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा और हमेशा मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड जब ब्रेक करेगा ये वाला ये प्लस माइनस तो मेटा पर, क्योंकि ये आर्थो ये मेटा ये पैरा, मेटा पे निगेटिव आ रहा है। तो -I -M के ग्रुप के समय जब -I -M का ग्रुप लगा होगा, जो कि हम लोगों ने इस केस 1 में देख रहे हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा और हमेशा मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसमें जो मेटा पोजीशन पर ही माइनस चार्ज आया है,
क्योंकि माइनस चार्ज आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा। तो ये केस 1 हमने लिया जब -I और -M के ग्रुप लगे हों, तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो आएगा वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यहीं से पूछा था। दूसरा हमारा है व्हेन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं +I+M के, वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा। तो देखिए ये OH जो होता है +M होता है जो कि इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड टूटा, तो आप देखिए आर्थो पर निगेटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ी। फिर जब नेक्स्ट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा तो फिर पैरा पे निगेटिव आया, और जब इस वाले को कराऊंगा तो देखिए यहाँ मेटा पे प्लस आया है, यहाँ में मतलब मेटा पे प्लस आया। तो आपने ये देखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है +I या +M, तो जब वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए जब +I या +M का कोई ग्रुप लगेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हमेशा जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे अटैक करेगा। तो ये यहाँ से एग्जाम बहुत पूछा जाता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ आर्थो पर निगेटिव चार्ज और मेटा पर पैरा पर निगेटिव चार्ज बना है। तो हमेशा जब ग्रुप +I या +M के होंगे तो वो हमेशा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और जब -I या -M का ग्रुप होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अभी जो पिछला मैंने आपको सब बताया है तो उसमें एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोबेंजीन पर अभी तक तो उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था, अब सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अगर मैं यहाँ H2SO4 जो कि मैंने पहला आपको मैकेनिज्म बताया था HNO3 से रिएक्शन कराऊं तो आपने देखा था कि उसमें NO2+ बना था। तो अब मेरे को देखना है कि NO2+ कहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये डिसाइड करेगा कि ये NO2+ कहाँ जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि ये -I -M है, और -I -M के ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो ये हमेशा मेटा पे जाएगा, और मेटा पे जाएगा तो हमारा ये NO2 और NO2 यहाँ पे जाएगा। यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है। शुरू में जो हमने बताया वो आपको एक जानकारी के लिए बताया, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो केस 1 और केस 2 है उसी से पूछे जाते हैं। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब आपको अगर ग्रुप याद रहेगा -I के जो हमने ग्रुप बताया है कौन स्ट्रांग होता है। अगर मान लीजिए 2 उस पर सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। तो ये हमने आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो ये जो लास्ट के 2 केस बताया हूँ, केस 1 केस 2, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है। जब हम लोग नेम रिएक्शन आएंगे तो वहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन वहाँ पे देखेंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।